बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ महमूद। तो कैसे हैं आप सब मास्टरमाइंड्स? ठीक ठाक हैं। तो आज हम करेंगे बेटा नया चैप्टर स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो जैसे कि आपको मालूम है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। आज का जो लेक्चर है ना, इसको आपने बड़े ही ध्यान से देखना है। मतलब क्या है, आज के लेक्चर में मैं आपको सारी की सारी बेसिक चीजें समझाऊंगा जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। और आज हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और इसका कॉन्सेप्ट ओवरव्यू पढ़ना है, बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो आज के लेक्चर को अगर आपने ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो आपको सारे का सारा स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझ आ जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर आसान से ही है, सिर्फ आपने आज कॉन्सेप्ट समझना है चैप्टर 6 का। तो कोशिश किया करें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया करें, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएंगे और आपको प्रॉब्लम। ठीक है, चलेंगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, तो चैप्टर नंबर 6 है जी आपका 10th क्लास का बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, किस बला का नाम होता है स्टैटिस्टिक्स, मतलब क्या है। आज हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, चलो जी स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with collection and manipulation of the numeric data। मतलब बेटा जी के मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम, मतलब क्या है, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डेटा की कलेक्शन करते हैं और डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं। और वो डेटा कौन सा होता है? न्यूमेरिक डेटा होता है, मतलब नंबर्स को हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा। और उस पे प्रोसेस लगा के हम कुछ रिजल्ट्स डिराइव करते हैं। तो मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम जो काम ये करते हैं, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली करना क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को प्रोसेस करना है। ठीक हो गया। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो जैसे आप देख लें क्रिकेट मैचेस हैं, क्रिकेट मैचेस में जो बंदा स्कोर काउंट कर रहा होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है? वो स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहा होता है। मतलब वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है, डेटा पे प्रोसेस लगा रहा है और प्रोसेस डेटा आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद डेफिनेशन अगली आती है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या चीज़ होती है? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है आपको? इंफॉर्मेशन का तो पता ही है ना आपको, किस कहीं से लिया हुआ नॉलेज। जैसे कि आप किसी का नाम पूछते हैं तो वो क्या है? वो इंफॉर्मेशन है। आप उसका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, वो क्या है? वो आपकी इंफॉर्मेशन है। तो अब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, अब हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग समझते हैं। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होती है? क्या है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग? टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन in a manageable way so that some useful conclusion can be drawn is called information handling। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। और स्टैटिस्टिक्स में बेसिक काम ही सारा यही होता है। हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डेटा कलेक्ट करना है, उसको प्रोसेस करना है और उसको मैनेजेबल वे में प्रेजेंट करना है, जिससे हमें कोई प्रॉपर रिजल्ट हमें समझ आ जाए कि इससे क्या रिजल्ट मिलता है। अब जैसे देखो, अब इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हो? क्वेश्चनिंग से। ठीक है, मतलब आप सपोज मार्केट जाते हो तो मार्केट से आप रेट्स लेते हो किसी भी प्रोडक्ट का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का।
ठीक है। वो रेट्स का डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, ये क्या हो गई आपकी कलेक्शन हो गई। उसके बाद आप डेटा को एनालाइज करते हो, डेटा को एनालाइज कर लिया, फिर आपने डेटा को प्रेजेंट किया एक मैनेजेबल वे में, मतलब ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब ये डेटा आपको मिल गया, अब यहाँ से फिर आप इसको देखोगे कि हम इस डेटा से क्या रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने फ्रूट्स के रेट्स लिए हैं, तो आप जब इसको एनालाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फ्रूट कॉस्टली है, किसकी कीमत ज़्यादा है, किसकी कीमत कम है, किसकी कीमत फ्लक्चुएट कर रही है। तो इसको बोलते हैं आप इंफॉर्मेशन हैंड। ठीक हो गया। चलो अब आते हैं डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? डेटा को डिफाइन करते हैं। डेटा क्या है? द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ स्टडी इज नोन एज डेटा। कोई भी न्यूमेरिकल फिगर जो आप किसी भी फील्ड से, किसी भी जगह से, किसी भी बंदे से कलेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड योर डेटा। अब डेटा यहाँ पर हमने दो टाइप्स का पढ़ना है। कौन कौन सा डेटा होता है? एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा होता है द डेटा डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। वो डेटा जो डायरेक्टली आपने किसी सोर्स से कलेक्ट किया है, अभी उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं लगाया, तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डेटा। जैसे कि देखो, प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, मतलब 150, 190, 200, 215, 300, 315। अब ये जो डेटा आपने जैसे जैसे लिया उसी तरह ही कलेक्ट कर लिया, इस डेटा को क्या कहोगे? प्राइमरी डेटा कहोगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा क्या होता है जी? द डेटा विच हैव बीन पास थ्रू सम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एट लीस्ट वंस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। अब आपने उस डेटा को प्रोसेस कर दिया, ठीक है, तो उस पर कोई प्रोसेस लगा दिया, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी डेटा। जैसे एग्जांपल देखें, ऑफिस रिकॉर्ड्स। ऑफिस रिकॉर्ड में क्या होते हैं? नेम है जी इस बंदे का, ठीक है, इस बंदे का फादर्स नेम आ गया, ठीक है, ठीक है, इसका CNIC नंबर आ गया, ठीक है, इसका डेजिग्नेशन आ गया, इसका फ़ोन नंबर आ गया। तो अब देखो, डेटा कलेक्ट किया और उसको प्रोसेस कर दिया, तो ये जो प्रोसेस्ड डेटा होगा, ये आपका क्या होगा? आपका सेकेंडरी डेटा होगा। ठीक है। अब इसी तरह जैसे प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड मटेरियल्स मतलब आपने कुछ मटेरियल्स लिए हैं, उसकी आपने इस तरह टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट कर लिया है कि इस मटेरियल की ये कॉस्ट है, इस मटेरियल की ये कॉस्ट है। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ठीक हो गया, जब डेटा को प्रोसेस कर देते हैं। इसके बाद आ जाओ कॉन्स्टेंट्स। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे हमने डेटा को कंसिडर करना है। अब डेटा में सबसे पहली चीज आएगी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है? एनी क्वांटिटी दैट हैज अ सिंगल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और तमाम रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? ये कांस्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स ना रहे, इसको बोलेंगे वेरिएबल। जैसे कि देखो, एज ऑफ अ पर्सन, आदमी की एज चेंज होती रहती है। वेट ऑफ अ पर्सन चेंज होता रहता है। हाइट ऑफ अ पर्सन चेंज होगी। ठीक होगा। जैसे टेम्परेचर है आपके डे का, तो ये होते हैं क्या? वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है। इसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल दो तरह के होंगे यहाँ पे, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होगा? A variable which can take some specific values in the given data is called discrete variable। मतलब इसमें फाइनाइट वैल्यूज वो कंटेन करे। ठीक हो गया, उसको बोलेंगे हम डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज फाइनाइट हो। जैसे कि देखो, अ डिस्क्रीट वेरिएबल टेक्स वैल्यूज व्हिच आर इंटीजर्स और होल नंबर्स 0 1 2 3। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द काउंटेबल डेटा। आप कुछ चीज़ें काउंट कर सकते हो फाइनाइटली, आप इजीली बता सकते हो। जैसे क्या है? नंबर ऑफ हेड्स अपीयर्ड इन टॉसिंग 5 कॉइन्स। 5 कॉइन्स को टॉस करने से नंबर ऑफ हेड्स आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ सकते हैं, कम से कम 1 आ सकता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फैमिली, एक फैमिली के बच्चों की तादाद फाइनाइट होगी ना, 5 होंगे, 10 होंगे, कुछ ज़्यादा होगा, 15 हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता ना, तो ये भी फाइनाइट वैल्यू है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद फाइनाइट ही होगी। ठीक है,
1 2 3 5 7 8 15 20, तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, इसी तरह देखो दूसरा होता है कंटिन्यूस डेटा, कंटिन्यूस वेरिएबल, a variable which can take every possible value within the given range of interval a to b is called continuous variable। ऐसा वेरिएबल जो इनफाइनाइट वैल्यू ले सके, हर वैल्यू ले सके, जिसके बारे में आप एग्जैक्ट ना बता सकते। इट मे बी अ होल फिगर और फ्रैक्शन, वो पॉइंट में भी हो सकता है, होल फिगर भी हो सकता है। इट रिप्रेजेंट्स द मेजरेबल डेटा, ये डेटा की मेजरेबल वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। जैसे एज ऑफ एन एम्प्लॉय, अब किसी एम्प्लॉय की, किसी पर्सन की जो एज है, इसके बारे में आप एग्जैक्ट बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो ये कितने साल जिएगा, कि इसकी एज होगी 70 होगी, इसकी 80 भी हो सकती है, इसकी 90 ईयर्स भी हो सकती है, 100 ईयर्स भी जा सकते हैं, 90.5 ईयर्स भी हो सकती है। तो वी कैन नॉट एग्जैक्टली से कि इसकी एज इतनी होगी। टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, प्लेस का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। ठीक है, हाइट चेंज होती है, वेट चेंज होता है, तो इसके बारे में आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये इतना होगा। जैसे हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, जैसे हम बता सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइनाइट होंगे, तो ये हमें नहीं मालूम कितना हो सकता है। अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, अनग्रुप डेटा क्या होता है। अनग्रुप डेटा, अब थोड़ा सा मैं इसको मैं चैप्टर की तरफ लेके आ रहा हूँ। द न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन द फर्स्ट हैंड एज दिस स्टैंड आर कॉल्ड अनग्रुप डेटा। जैसे मैंने आपको प्राइमरी डेटा बताया था, जैसे मैंने डेटा कलेक्ट किया है, वैसे ही मैंने उसको नोट कर लिया है, तो इस तरह का जो डेटा होता है ना, रॉ डेटा, इसको बोलते हैं हम अनग्रुप डेटा। और इसमें याद रखना, ये कॉमा सेपरेटेड इस तरह वैल्यूज होंगी, इस तरह का जो डेटा होता है वो अनग्रुप डेटा होता है। Group data, the data which have gone through some statistical process is called group data. It may be classified into certain groups or into certain columns. मतलब जब आप डेटा को प्रोसेस कर दोगे, कैसे, आप टेबल बना लोगे, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे मार्क्स आ गए, मैथ में इतने नंबर हैं, केमिस्ट्री में इतने नंबर हैं, तो आपने इस पे प्रोसेस लगा दिया, टेबुलर फॉर्म में आ जाए, तो ऐसे डेटा को आप बोलोगे ग्रुप डेटा। अब क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के बाद में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सर्टेन ग्रुप्स और क्लासेस हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैं यहाँ पर किसकी क्लासिफिकेशन करनी है, नंबर्स की। जैसे मैं कहता हूँ एक क्लास बनाता हूँ, 0 to 5 जो नंबर्स होंगे ना वो इस क्लास में आएंगे, ठीक है। इसी तरह 6 से लेकर 10 तक जो नंबर्स होंगे वो इस क्लास में आएंगे। ये मैंने क्या कर दी, नंबर्स की क्लासिफिकेशन कर दी। ये 0 से लेकर 5 जो नंबर होंगे वो इस क्लास में आएंगे, 6 से 10 तक इस क्लास में आएंगे, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासेस के लिए ये कुछ एक दो पॉइंट्स हैं, 15 से ज़्यादा क्लासेस नहीं बना सकते, ठीक है, 5 मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 15 आप क्लासेस या ग्रुप बना सकते हो, तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में हमने क्लासेस बनानी होती है। अब हर क्लास की कुछ लिमिट्स होंगी, उसको बोलते हैं क्लास लिमिट। ईच क्लास, अब ये डेफिनेशन पेपर में भी आई हुई है, इज डिफाइंड बाय टू वैल्यूज, वन स्मॉल एंड वन लार्जर, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड क्लास लिमिट। किसी भी क्लास की दो लिमिट्स होती हैं, दो वैल्यूज होती हैं, उनको बोलते हैं हम क्लास लिमिट्स। द स्मॉलर वन इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट, द लार्जर वन इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनाता हूँ, 1 से 5 तक, 6 से 10, इसी तरह 11 से लेकर सपोज कर लो जी चले 15 तक, ठीक है। अब ये जो क्लासेस हैं, इनमें एक दो वैल्यू कम है, एक वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो ये जो होती हैं ये हमारी क्लास लिमिट्स होती हैं। ठीक हो गया, आई होप समझ आ गया वो क्लास लिमिट्स क्या होती हैं। अब आ जाओ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन lower or upper class limits of any two consecutive classes or groups is called the size or length of the class. It is noted by each. अब देखो मैंने ऊपर जो क्लासेस बनाई हुई, अब इन क्लासेस का मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा। देखो अगर मैं इसका डिफरेंस फाइंड करूँ, ये वाली क्लास का, ये बनना है 11 - 6, क्या आंसर आ रहा है 5।
तो इसका मतलब इस क्लास का साइज कितना है, क्लास इंटरवल इसका कितना है, एज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसे निकालें, कोई सी दो कंसेक्यूटिव लोअर क्लास लिमिट्स या कोई सी दो कंसेक्यूटिव अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस होता है वो होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ क्लास मार्क और क्लास बाउंड्री सॉरी और मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क। It is the midpoint of any class. Class marks are represented by x. अब मतलब क्या है कि आपने जैसे ये मैंने क्लासेस बनाई है 60 से 62, 63 से 65, तो मैंने अब इसका क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क निकालने का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, इसको किस पे डिवाइड कर देना है, 2 पे। अब जैसे देखो ये जो क्लास है इसमें लोअर क्लास लिमिट है 60, अपर क्लास लिमिट है 62, इस क्लास का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये बन गया 122/2। तो इसको सॉल्व करें तो ये बनता है जी 61। तो इस क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा, 61 होगा। इसी तरह इस क्लास का मिड पॉइंट निकालना हो तो वो हम फाइंड करेंगे, इसकी मिड क्लास का मिड पॉइंट होगा 64। क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और 2 पर डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, किसी क्लास का मिड पॉइंट ऐसे निकालना है। क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, द वैल्यू विच डिस्क्राइब ट्रू क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास आर क्लास बाउंड्रीज। द स्मॉलर वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास बाउंड्री, द लार्जर वन इज कॉल्ड अपर क्लास बाउंड्री। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, the number of occurrences of its corresponding to the class interval is called class frequency. It is noted by f. मतलब अगर आपके पास कोई क्लास है, सपोज आपके पास एक क्लास है जी 0 से लेकर 5 तक, इस क्लास के अंदर जितनी वैल्यूज आ रही होंगी, सपोज इसमें 6 वैल्यूज आ रही, तो ये इस क्लास की क्या कहलाएगी, क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, तो आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 20 हो गई, क्योंकि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहली डेफिनेशन, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन विच various items are arranged into classes and number of items lines in each class is called frequency distribution। मतलब क्या है कि हमें जो डेटा गिवन होगा हमने उसको क्लासेस की शक्ल में, टेबल की शक्ल में कन्वर्ट करना है और हर वैल्यू को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास में शामिल करना है, और जो उसकी वैल्यूज बनेंगी उस क्लास की, वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी का। मतलब हमने अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब आपको पता है वेरिएबल दो तरह के होते हैं। अब इसको बनाने के मेथड दो हैं, एक होता है टेली बार मेथड और एक होता है डायरेक्ट मेथड। अब आपकी चैप्टर में सिर्फ टेली बार मेथड है, आपके चैप्टर में सिर्फ टेली बार मेथड है, डायरेक्ट मेथड यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ टेली बार मेथड से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम दो तरह से बनाएंगे। जिस तरह आपको पता है वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल का जो डेटा होगा उसका क्या बनेगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। इसी तरह अगर डेटा कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस डेटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो बनेगा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम दो तरह से बनाएंगे, वेरिएबल के हिसाब से। डिस्क्रीट वेरिएबल आपको होता है फाइनाइट वैल्यूज हो, कंटिन्यूस वेरिएबल आपको पता है इनफिनिट वैल्यूज के। तो इस तरह दो तरह का डेटा आपको मिलेगा, दो तरह के वेरिएबल्स मिलेंगे, तो हमने उसी हिसाब से उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर। उसके बाद आ जाओ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये भी क्वेश्चन जब होगा तो तब समझ आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करनी।
सिर्फ इतना समझ लो कि आपने फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, प्लस कर लेना है, लोअर क्लास लिमिट से लेके लास्ट क्लास तक है, तमाम फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है, तो वो बनेगी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है जी, डेटा को हमने प्रोसेस तो कर लिया, अब डेटा को हम ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब दो तरह के ग्राफ बनेंगे यहाँ पर। पहला ग्राफ होता है हिस्टोग्राम। अब ग्राफ क्या चीज होती है? ग्राफ होती है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, डेटा की तस्वीरी शक्ल, जो हमने डेटा को प्रोसेस किया है उसकी तस्वीरी शक्ल, उसको बोलते हैं हम ग्राफ। अब ग्राफ यहाँ पे मैं दो तरह का पढ़ने, एक होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। ये डेफिनेशन कई बार आई हुई है, तो इसको आप मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? जैसे ये नीचे देख लो, मिली हुई रेक्टेंगल्स, जुड़ी हुई रेक्टेंगल्स का जो ग्राफ बनता है, इसको बोलते हैं आप हिस्टोग्राम। ठीक है जी। तो हिस्टोग्राम इस तरह का, जैसे आपने क्रिकेट मैचेस देखे हो तो उसमें इस तरह का आपको ग्राफ दिखाया जाता है, इस ओवर में इतने स्कोर पड़ेंगे, इस ओवर में इतना स्कोर पड़ा। अगर ऊपर बॉल सी बनी हुई है तो इसका मतलब है इस ओवर में एक आउट भी हुआ है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, चलो अब हिस्टोग्राम का फ्रीक्वेंसी, लास्ट डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है? Frequency polygon is many-sided closed figure constructed on xy plane on which class marks are marked on x-axis and frequencies are on y-axis। अब जैसे देखो ये एक ग्राफ बना हुआ है, ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनती है, ठीक है। इस तरह जो ये मैनी साइडेड क्लोज फिगर होती है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जैसे कि इस तरह ये एक ग्राफ बन रहा है, तो ये मैनी साइडेड पॉलीगॉन है। ऐसी मैनी साइडेड पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये था जी आज का लेक्चर। आज की सारी डेफिनेशन समझ लेनी है। कोई प्रॉब्लम हो किसी डेफिनेशन में समझ ना आई हो तो आपने ज़रूर कमेंट करने, इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स का मैं आंसर किया करूँगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें हमने क्या पढ़ना है? बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। तो अब इंशाल्लाह ये चीज़ें समझाने के बाद अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट समझाऊंगा। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको 6.1 अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, तो तब तक अल्लाह हाफिज़।